बहुत बहुत मुबारक हो मेरे शेर। आज तो तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें पता है, हमेशा से जब भी मैं तुम्हें देखता था तो तुम में मुझे अपना अक्स दिखाई देता था। लेकिन आज ये फैसला तुमने किया है कि तुमने साबित कर दिया कि मैंने अपने इलाके की सरदारी तुम्हें सौंप कर अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन और अच्छा फैसला किया है। सरदार लुकमान दुरानी ने आज सुबह ही अपने इलाके की सरदारी अपने सबसे बड़े पोते अदनान दुरानी को सौंप दी थी। और अभी जो उसने फैसला किया था, सब लोग उस फैसले से बेहद खुश थे। सरदार लुकमान भी अपने पोते के फैसले से बेहद खुश हुए थे। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है दादाजी। मैंने ये सब कुछ आप ही से तो सीखा है। आपने बचपन से ही मुझे इंसाफ करना सिखाया है। तो भला मैं कैसे किसी के साथ नाइंसाफी कर सकता हूँ? बिल्कुल मेरे शेर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आज मैं बेहद खुश हूँ। आज तो हवेली में जश्न होगा। मेरे लाडले पोते की खुशी हम पूरे धूमधाम से मनाएंगे। फरीद, जल्दी से जाकर हवेली में इतला दो कि आज अदनान दुरानी इस इलाके का नया सरदार बन गया है। उसके इस्तकबाल की तैयारी की जाए और इस खुशी में आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा और आज के दिन हम जश्न मनाएंगे। उन्होंने अपने पोते को गले से लगाया था और अपने मुलाजिम को हुक्म दिया। मुलाजिम उनके हुक्म की तामील करता फौरन वहां से हवेली की तरफ रवाना हुआ था। वो दोनों गाड़ी में बैठकर हवेली की तरफ रवाना थे। रास्ते में गुफ्तगू भी हो रही थी। दादाजी, ये सब करने की भला क्या जरूरत थी? आप जानते हैं, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं। छोड़े ये सब सारे इंतजामात। अदनान ने गाड़ी ड्राइव करते साथ साथ बैठे दादाजी को देखकर कहा, जो इसे ही देख रहे थे। ऐसे कैसे रहने दूं? तुम जानते भी हो, जब तुम छोटे से थे, इस दुनिया में आए थे, तब से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में सिर्फ दो दो दिनों का इंतजार था। एक तुम्हारे सरदार बनने का और एक तुम्हारी शादी करके खैर से एक दिन तो मैंने देख लिया है। उम्मीद है कि जल्द दूसरा भी तुम मुझे दिखा दोगे। और ये सब कुछ मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूँ। तुम चुप रहो। अदनान ने हैरत से अपने दादा जान को देखा, जो हर वक्त गुस्से में रहते थे। हवेली का हर फर्द उनके गुस्से से डरता था। कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उनके फैसले के खिलाफ जाने की। और उनका सबसे बड़ा और लाडला पोता अदनान दुरानी भी अपने दादाजी पर गया था, गुस्से में सबसे तेज। एक बार जो सोच लेता था वो करके रहता था। कोई भी उसके फैसले से पीछे नहीं हट सकता था। लेकिन उसके गुस्से के बावजूद भी बहुत सारी लड़कियां उस पर फिदा थी, क्योंकि वो था ही ऐसा। हर देखने वाला यही कहता था कि अदनान दुरानी इस इलाके का सबसे खूबसूरत मर्द है। ये रोब, ये गुस्सा उस पर खूब जतता था। गाड़ी जैसे ही हवेली के अंदर दाखिल हुई, चारों तरफ से फूल बरसना शुरू हो गए थे। ढोल की आवाज ने सबकी तवज्जो अपनी तरफ की थी। सफेद शलवार कमीज पहने, कंधे पर शाल डाले, जब वो गाड़ी से निकला तो सबकी नजरें उसी पर थी। आ गया मेरा शहजादा। हम सब लोग तो सुबह से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे। अल्लाह तुम्हें इसी तरह कामयाब करे। खदीजा बेगम ने आगे बढ़कर उसका माथा चूमकर उसे दुआई दी। और उनकी बहन की इकलौती निशानी था वो, इसलिए वो हमेशा ही अदनान को अपना बेटा समझती थी। खदीजा बेगम और आमना बेगम दोनों बहनें थीं। उन दोनों की शादी हवेली में हुई थी। आमना बेगम इस घर की बड़ी बहू थी और खदीजा बेगम छोटी। शादी के कुछ साल बाद ही आमना बेगम और उनके शौहर का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस वक़्त अदनान सिर्फ 7 साल का था। ये सदमा हवेली वालों के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन दादाजी ने हिम्मत नहीं हारी थी और अदनान को संभाल लिया था। खतीजा बेगम ने भी अपनी बहन के जाने के बाद अदनान को माँ की मोहब्बत दी थी। उसे अपने बेटे की तरह पाल कर बड़ा किया था। अदनान भी उन्हें अपनी माँ का दर्जा देता था। उसने कभी भी उनकी किसी बात से इनकार नहीं किया था। हवेली में सिर्फ एक खतीजा बेगम थी और एक दादाजी थे। अदनान उन दोनों के साथ ही सबसे ज्यादा अटैच था। उसे कोई भी बात मनवानी होती थी तो या तो खतीजा बेगम से बात करती थी या फिर दादाजी उससे बात करते थे। अरे, अब क्या यही दरवाजे में खड़े होकर सारी बातें करनी है? चलो भाई, अंदर चलो। आराम से सारी बातें बैठकर करना। दादी ने सबको अंदर चलने का कहा। सब लोग हवेली के अंदर चले गए। रात देर तक हवेली के बाहर जश्न मनाया गया। दादाजी ने आज अपने दिल के अरमान पूरे किए थे। उनकी खुशी के लिए अदनान भी काफी देर तक उनके पास बैठा रहा, वरना वो बहुत कम किसी फंक्शन में जाना पसंद करता। ये सब तो शायद पूरी रात ही चलता रहता, लेकिन दादाजी ने वक्त को देखते उसे जाने की इजाजत दी ताकि वो आराम कर सके। हवेली में भी इस वक्त खामोशी थी। शायद सब लोग सो चुके थे। वो खामोशी से अपने कमरे में आया और कमरे का दरवाजा बंद किया, मगर जैसे ही वो पलटा, सामने खड़े वजूद को देखकर उसे शदीद गुस्सा आया। तुम
तुम यहाँ रात की इस पहर मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो मैं आपके आने का इंतज़ार कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारी बात का कि तुम मेरा इंतज़ार कर रही थी? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कौन-सा तरीका होता है किसी के कमरे में जाने का? और वो भी इस वक़्त। अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से। 1 मिनट, मेरी बात तो सुन लें, आप तो नाराज़ हो गए। मैं तो बस आपको मुबारकबाद देने के लिए आई थी। तुमसे मैंने कितनी बार कहा कि मुझसे और मेरे मामलात से दूर रहा करो, और मेरे कमरे से भी। गुस्सा क्यों हो रहे हैं? आज नहीं तो कल मुझे इसी कमरे में आना है ना? तो अगर मैं पहले यहाँ आ जाऊंगी तो इसमें क्या बुराई है? अपने होश में तो हो? दिमाग ठिकाने पे है तुम्हारा या नहीं? ये किस किस्म की बातें कर रही हो? ज़ारा की ये फजूल बात सुनकर अदनान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था। ये लड़की दिन ब दिन उसके लिए इम्तिहान बनती जा रही थी। इसकी हरकतों से वो शदीद आजिज था, लेकिन सिर्फ कुप्पो का लिहाज करके वो खामोश रहता था। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है और मैंने कोई अनहोनी बात नहीं की। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और बहुत जल्द हमारी शादी भी हो जाएगी। तो फिर आप क्यों इस तरह मेरे साथ करते? ज़ारा 2 कदम अदनान के करीब ही थी जब वो फौरन पीछे हुआ। अभी के अभी मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, वरना ये ना हो कि मैं अपना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूँ और दोबारा अपनी ये शक्ल मुझे ना दिखाना। लेकिन मैंने कहा ना कि अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अदनान के गुस्से को देखते वो फौरन उसके कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही अदनान ने दोबारा गुस्से से दरवाज़ा बंद किया था और सोफे पर जाकर बैठ गया। ज़ारा उसकी पुप्पो आफरीन की बेटी थी। आफरीन बेगम, जिन्होंने अपनी पसंद से शादी की थी, लेकिन वो शादी ज़्यादा अरसा चल नहीं पाई थी। जब वो तलाक लेकर हवेली वापस आ गई थी, दादाजी ने भी अपनी इकलौती बेटी को सीने से लगा लिया था। उन्हें और उनकी बेटी ज़ारा को हवेली में जगह दी। आज तक किसी ने भी हवेली में उनके साथ किसी किस्म का फ़र्क नहीं किया था। ज़ारा शुरू से ही अदनान की पूछे थी। शुरू में तो उसका बचपना समझकर नज़रअंदाज कर देता था, लेकिन अब तो वो लड़की वाकई में पागल हो चुकी थी। आधी रात को उसके कमरे में आ गई थी, और अगर कोई देख लेता तो क्या सोचता? ये सोच सोचकर अदनान का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। खाने की मेज पर सब लोग मौजूद थे जब आफरीन बेगम ने बात शुरू की। बाबा जान, जैसा कि अब हमारा अदनान खैर से यहाँ का सरदार बन गया है, तो मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। आपने हमेशा मुझे और मेरी बेटी को हवेली का फ़र्द समझा है और हमारी हर ख्वाहिश का एहतराम किया है। मेरी एक और ख्वाहिश है जो मैं मरने से पहले पूरी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे जीते जी मेरी बेटी अपने घर की हो जाए। इज़ारा और अदनान एक दूसरे को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि हमें अब मज़ीद कोई देर नहीं करनी चाहिए और इनकी शादी कर देनी चाहिए। आफरीन बेगम की बात सुनकर ज़ारा के चेहरे पर ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। वहीं अदनान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। आफरीन, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अदनान और ज़ारा की शादी कैसे हो सकती है? दादा जान भी इस बात पर हैरान थे। क्यों बाबा जान, क्यों नहीं हो सकती? क्या मेरी बेटी ज़ारा इस घर की बेटी नहीं है? मैंने ये कब कहा कि वो इस घर की बेटी नहीं है? उसकी शादी होगी और बहुत अच्छी जगह होगी। नहीं बाबा जान, मेरी बेटी अदनान को पसंद करती है। मेरी बेटी की शादी अगर होगी तो इसी हवेली में होगी। अगर वाकई वो आपको हमारा एहसास है, हमारा ख्याल है, तो आप मेरी बात से इनकार नहीं करेंगे। जैसा धोखा मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी के साथ भी हो। मुझे बाहर के लोगों पर भरोसा नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी अदनान से हो। अदनान घर का लड़का है, देखा बाला है। मैं जानती हूँ कि वो कभी भी मेरी बेटी को धोखा नहीं देगा। आपको खुदा का वास्ता है बाबा जान, मेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर दे ताकि मैं सुकून से मर सकूं। आफरीन बेगम की बातें सुनकर तो सब लोग ही हैरान थे कि वो किस तरह से दादा जान को मजबूर कर रही थी। आफरीन, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अब खामोशी से नाश्ता करो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। जिसके भी हक में हो वो बेहतर होगा। दादाजी ने बात ही खत्म की थी, वह वहां से उठकर चले गए। अदनान भी वहां से उठकर बाहर चला गया था। पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। आखिरकार उसने फैसला कर लिया था कि उसे अब क्या करना है। अब वक्त आ गया था कि सारी हकीकत सबके सामने खुल जाती। आगे तो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। दादाजी पहले बिस्तर पर लेटे थे। अदनान के आने पर वो उठकर बैठ गए थे। आप लेटे रहे दादाजी। अरे कोई बात नहीं, अभी इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। तुम अब यहाँ आकर मेरे पास बैठो। मैं जानता हूँ
कि तुम किस वजह से परेशान हो। फिक्र मत करो, नरगिस से मेरी बात हो गई है। 2 दिन बाद वो तुम्हारी अमानत को यहाँ खुद छोड़ जाएंगी। लेकिन दादा, हवेली वाले आप सब लोगों को क्या बताएंगे? तुम फिक्र मत करो, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। आफरीन और ज़ारा की फिक्र मत करो, उन्हें भी मैं अपने तरीके से समझा दूंगा। बस एक मर्तबा वो यहाँ आ जाए, उसके बाद सबके सामने ये बात खुलकर आ जाएगी। आपको लगता है कि वो यहाँ रह सकेगी? ये जब तुम उससे मिलोगे ना तो तुम्हें खुद ही अंदाजा हो जाएगा। अब जाओ और जाकर सुकून से सो जाओ। उन्होंने अदनान के कंधे पर हाथ रखा था और उसे जाने की इजाजत दी थी। वो भी खामोशी से उठकर कमरे का दरवाजा बंद करके उठकर चला गया था। पीछे दादाजी किसी गहरी सोच में पड़ गए थे। आज फिर वो माजी में उलझ गए थे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? आप जानते हैं मैं वहां नहीं रह सकती, फिर क्यों मुझे वहां भेज रहे हैं? आपने तो कहा था कि वक्त आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा था तुम एक मर्तबा वहां जाओ तो सही, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं नहीं जाना चाहती वहां। जिस घर में मेरी माँ की भी जगह नहीं थी, उस घर में मैं कैसे चली जाऊं? और आप जानती हैं, मैं अपनी मर्जी से अपने तरीके से जीने वाली लड़की हूँ। मैं ऐसे तंग माहौल में नहीं रह सकती। महरू, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हें वहां जाना होगा। तुम मेरे पास उनकी अमानत थी और अब वो अपनी अमानत वापस मांग रहे हैं। मैं इनकार नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? एक मर्तबा वहां जाकर देखो। अगर तुम्हें वहां का माहौल अच्छा नहीं लगा तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं खुद तुम्हें वापस ले आऊंगी। जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। वहां का माहौल बहुत अच्छा है। तुम वहां बहुत खुश रहोगी। आप मेरे साथ ज्यादती कर रही हैं। आपने मेरी मम्मा से भी वादा किया था ना, हमेशा मेरा ख्याल रखेंगी। तो फिर क्यों मुझे उस जगह बेच रही हैं, उन जालिम लोगों में? ऐसा नहीं है। तुम हमेशा से मेरी अपनी बेटी की तरह ही अजीज हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। और मैंने ये जो फैसला किया है ना, तुम्हारी भलाई के लिए किया है। अगर मुझे वाकई में अपनी माँ का दर्जा देती हो तो मेरी बात पर यकीन रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नरगिस ने उसका सामान पैक करना शुरू कर दिया था और महरू बस खामोशी से सब होता देख रही थी। वो चाहकर भी ऐसा होने से रोक नहीं सकती थी। दिल अलग से बेचैन था। अगर नरगिस उसे ना बेचती तो वो कभी यहाँ से ना जाती। नरगिस उसकी माँ की सबसे अच्छी दोस्त थी। कैंसर के मर्ज के बायस मेहरू की माँ चल बसी थी। लेकिन जाने से पहले वो अपनी इकलौती मासूम बेटी अपनी सबसे प्यारी दोस्त के हवाले कर गई थी। अपनी माँ के बाद नरगिस को ही अपनी माँ समझा था और आज वो भी उसे खुद से दूर कर रही थी। कहाँ ढूंढूं इस लड़की को? मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। अदनान आधे घंटे से एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। अभी वहां पर वो फ्लैट पर पहुंची ही थी। दादाजी ने जबरदस्ती आधा घंटा पहले भेज दिया था कि कहीं उनकी मासूम सी गुड़िया गुम ही ना हो जाए। अचानक उसकी नजर सामने गई थी, जहां पर एक खूबसूरत सी मासूम सी लड़की खामोशी से बैठकर हैरत से आते जाते लोगों को देख रही थी। उसने अपने मोबाइल पर फोन कॉल करके तस्वीर देखी तो फौरन पहचान गया। मोबाइल वापस जेब में रखकर वो लड़की की तरफ चल पड़ा। महरू। उसने उसका नाम लिया था तो महरू ने फौरन उसकी तरफ देखा। एक खूबसूरत हैंडसम नौजवान उसके सामने खड़ा था। जी, आप कौन और मेरा नाम कैसे जानते हैं? अदनान दुरानी। मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। महरू उसके नाम से उसका नाम सुनकर हैरान रह गई थी। वो तो समझ रही थी कोई बड़ा सा आदमी टाइप होगा, लेकिन ये तो बहुत ही हैंडसम था। अब अगर आपने मुझे गौर से देख लिया हो तो हम चले, देर हो रही है। जी चले। अदनान ने उसका सामान पकड़ा था और आगे आगे चलने लगा। वो भी खामोशी से उसके पीछे पीछे चल रही थी। अरे अदनान बेटा, तुम आगे। मैं कब से ही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो जरा इन लड़कियों को बाजार ले जाते। आफरीन बेगम बोल ही रही थी जब उनकी नजर अदनान के पीछे खड़ी लड़की पर गई। ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? हमारी मेहमान है, मेरे एक दोस्त की बेटी है। लंदन से आई है, कुछ दिन तक हवेली में हमारे साथ ही रहेगी। इससे पहले कि अदनान कुछ कहता, दादाजी वहां पर आ गए थे और उन्होंने महरू का तारिफ सबसे करवा दिया। सबको महरू बहुत अच्छी लगी थी। मरियम बेटा, जाओ महरू को उसका कमरा दिखाओ, वो थक गई होगी, इतने लंबे सफर से आई है। हम शाम को बैठकर बातें करेंगे। अभी जाओ, तुम इसे लेकर जाओ। जी दादाजी। बाबा जान, आप मुझे पहले बता देते कि घर में मेहमान आ रही है, मैं कुछ एहतमाम ही करवा लेती। महरू के जाते ही खतीजा बेगम ने कहा, अरे नहीं बहू, इन सब की जरूरत नहीं है। वो मासूम सी बच्ची ज्यादा कुछ नहीं खाती, बस एक दो चीजें हैं जो खाती है, बस वही बना लेना।
तुम बाकी अगर तुम्हारा दिल करे तो जो मर्जी बनाओ उसके एहतमाम के लिए। और वैसे भी वो कौन सा वापस जा रही है, अभी तो कुछ दिन यहीं पर है, आराम से अपने सारे अरमान पूरे कर लेना। सब लोग उठकर अपने अपने कामों में लगे थे। मरियम मेहरू को कमरे में छोड़कर भागती किचन में आई। ज़ारा, आपने देखा उसे? हल्ला, कितनी प्यारी है, कितनी मासूम, मुझे तो कोई गुड़िया ही लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था प्यार से उसके गाल खींचूं। कितनी क्यूट है। बस बस, अब ज़्यादा उसकी तारीफी करने की जरूरत नहीं है, इतनी भी प्यारी नहीं है, हम भी किसी से कम नहीं है। ज़ारा ने गुस्से से जल कर कहा। उसे भला कहाँ अच्छा लगता था कि उसके अलावा हवेली में कोई ऐसी लड़की आए जो खूबसूरत हो। और तुम्हें भी ज़्यादा उसके आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं है। ये जो बाहर की लड़कियां होती हैं ना, ये बहुत तेज़ होती है, सिर्फ देखने में ही मासूम नजर आती है, लेकिन होती नहीं है। तुम उससे दूर रहना तो ही अच्छा है, वरना तुम देखना अपने मकसद में तुम्हें इस्तेमाल करेगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नहीं ज़ारा आपी, वो ऐसी तो नहीं लगती, वो तो बहुत मासूम और अच्छी है। आप इससे बात करके देखना, आपको भी अच्छी लगेगी। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उससे बात करने की, और जब मैंने तुमसे कह दिया है कि उससे दूर रहना, फिर भला क्या ज़रूरत है उससे दोस्तियां बढ़ाने की? तुम छोटी हो, तुम नहीं जानती, ये बाहर की जो लड़कियां होती ना बहुत तेज होती है, खुद कोई कांड करके तुम्हें फंसा देगी। भाई मेरा काम तो था समझाना, आगे जो तुम्हारा दिल करे वही करो। अच्छा ना, आप पी नहीं करती, इससे ज्यादा बात, आप गुस्सा तो ना हो, मैं तो बस वैसे ही बता रही थी। जहरा अपनी चाय लेकर वहां से जा चुकी थी। मरियम हैरत से उसका रवैया देख रही थी। मरियम खदीजा बेगम की सबसे छोटी बेटी थी। अदनान हमेशा से उसे अपनी छोटी और लाडली बहन समझता था और उसकी हर ख्वाहिश का पूरा करता था। वो घर में सबसे छोटी थी, सबके सबसे लाडली भी थी। अदनान ने कभी उसकी किसी बात से इनकार नहीं किया था। यही वजह थी कि ज़ारा भी उससे बना कर रखती थी ताकि उसके जरिए अदनान तक पहुंच सके। सब लोग रात के खाने के बाद बड़े कमरे में मौजूद थे और वहां पर सबको दादाजी ने ही बुलाया था। आफरीन बेगम और ज़ारा बेहद खुश थी क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद दादाजी ज़ारा और अदनान के रिश्ते की बात करेंगे, क्योंकि आफरीन बेगम ने उनको राज़ी करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्हें यकीन था कि वो ज़रूर हाँ करेंगे। बाबा जान, सब खैरियत तो है ना? आपने इस तरह सबको जमा किया? हाँ, सब खैरियत है। मैंने सब लोगों को आज एक बहुत ही खास बात बताने के लिए यहाँ जमा किया है। एक ऐसा राज जो आज तक मैंने सबसे छुपा कर रखा है। मेहरू मेरे किसी दोस्त की बेटी नहीं है, बल्कि वो मेरा खून है, इस हवेली का खून, मेरी अपनी औलाद, जिसे मैंने लोगों की वजह से आज तक खुद से दूर रखा, उसे उसका हक नहीं दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं उसे उसका हक दूं। बाबा जान, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कैसा खून, कैसा हक, कौन है ये लड़की? आफरीन बेगम फौरन बोली, क्योंकि उन्हें कोई खतरा महसूस हो रहा था। इस बात से तो सब लोग वाकिफ है कि मैंने तुम लोगों की माँ से शादी के बाद बाहर के मुल्क में भी एक शादी कर रखी थी, जिसे यहाँ किसी ने कबूल नहीं किया था, और मजबूरन मैंने अपनी बीवी और एक बेटी को वहाँ अकेला छोड़कर यहाँ आ गया था। और ये मैंने अपनी ज़िंदगी की सबसे गलत फैसला किया। मेरी बेटी सवा ने बाप के होते हुए भी यतीमों वाली ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैं अब उसकी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगा। महरू मेरी बेटी सबा की इकलौती बेटी है, और इसके अलावा भी उसका इस हवेली से बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि वो इस हवेली के सबसे बड़े पोते और इस इलाके के सरदार की बीवी है। क्या बाबा जान, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़की इस घर की बहू कैसे हो सकती है? ऐसा नहीं हो सकता। इस घर की बहू सिर्फ मेरी बेटी ज़ारा बनेगी। आप उस कल की आई लड़की को कैसे यहाँ की सरदारनी बना सकते हैं? आफरीन, तुम चुप करके बैठ जाओ। पहले उसकी माँ और उसकी नानी के साथ बहुत ज्यादती कर चुका हूँ। अब मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूँगा और ना ही होने दूंगा। अदनान जब 15 साल का था तो हम दोनों वहाँ गए थे उनसे मिलने के लिए। उस वक़्त मेरी बेटी कैंसर के मर्ज में मुब्तला थी। महरू उस वक़्त सिर्फ 5 साल की थी। अपनी बेटी की तकलीफ को देखते हुए उसी वक्त मैंने महरू का निकाह अदनान से करवा दिया था और अपनी बेटी से वादा किया था कि सही वक्त आने पर उसे यहाँ ले आऊंगा और उसे उसका पूरा हक मिलेगा। फैसला हो चुका है। 2 दिन बाद धूमधाम से सबके सामने महरू की रुखसती होगी, और वो भी पूरे हक से। इस हवेली की बहू और बेटी दोनों बनकर रहेगी। अगर किसी को भी मेरे फैसले से एतराज है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दादाजी अपना फैसला सुनाकर चले गए थे।
बाकी सब लोग भी अपने अपने कमरे में चले गए। खतीजा बेगम बेहद खुश थी क्योंकि उन्हें महरूब बहुत पसंद आई थी। क्या कहा था आपने? बताएं। मुझे कहा क्या कहा था? सबको राजी कर लेंगी। क्या किया आपने मेरे साथ? बचपन से मुझे उस शख्स के सपने दिखाती रही और आज आपके बाप ने उसे उठाकर किसी और लड़की की झोली में डाल दिया। चुप कर जाओ ज़ारा। अगर किसी ने सुन लिया तो फिर कोई सुनता है तो सुन ले। मैं किसी से नहीं डरती। मेरा सब कुछ छीन लिया इन्होंने और आप कह रही है कि मैं चुप कर जाऊं? तो क्या करोगी बताओ मुझे? क्या करोगी? उनसे लड़ोगी? ये जो हवेली में हम लोग रह रहे हैं ना, ये उन्हीं की करम नवाजी है। बस कर दे अम्मा। कैसी करम नवाजी और कैसा एहसान? आप इस हवेली की बेटी हैं। आपका भी यहाँ पर उतना ही हक है जितना उनके बेटों और उनके पोतों का। आप तो सारी जिंदगी अपने बाप की फर्माबरदारी करती रही, तो उन्होंने आखिर में क्या सिला दिया? अपनी उस बेटी को अहमियत दी जिसका खानदान पता नहीं कौन सा था और कहाँ की थी। तुम चुप कर जा। गलती से भी किसी ने ये सब कुछ सुन लिया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। फिलहाल खामोश हो। अगर वाकई में अदनान को हासिल करना चाहती हो तो अपनी जुबान को बंद रखो। अगर सबसे लड़ोगी तो कुछ हासिल नहीं होगा। बाबा जान ने फैसला कर दिया है और अब वो अपना फैसला किसी सूरत नहीं बदलेंगे। अब अगर वाकई अदनान को हासिल करना है तो हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना होगा। बस तुम देखते जाओ कि क्या करना है। खामोशी से अच्छे बनकर वार करना है। और वो लड़की कल की आई है, वो यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी और ना ही मैं उसे टिकने दूंगी। तुम देखना किस तरह से जलील करके उसे हवेली से बाहर निकलवाओगी। अदनान खुद उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देगा और तुमसे शादी करेगा। ये मेरा तुमसे वादा है। बस तुम देखती जाओ। वो लड़की मेरे सामने ज्यादा अरसा नहीं दिख पाएगी। अम्मा, अब वादा करें मुझसे कि अदनान मेरा होगा। वो मुझे मिलेगा, वादा करे। नहीं तो मैं अपनी जान दे लूंगी। पागल मत बनो ज़ारा। कोई से काम लो। अच्छा मैं तुमसे वादा करती हूँ, वो तुम्हारा ही होगा। बस जैसा मैं कहती हूँ वैसा करती जाओ। थोड़ी सी मेहनत होगी और थोड़ा सा सब्र करना होगा। ठीक है अम्मा, आप जैसा करने के लिए कहोगे वैसा करूंगी। लेकिन अदनान मुझे चाहिए। बस वो मुझे दुला दो। ज़ारा ने फौरन अपने आंसू साफ किए थे और अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाई थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था और ऐसा होता भी क्यों ना। यहाँ के सबसे बड़े पोते और यहाँ के सरदार की शादी जो थी, मेहरू दुल्हन बने बेहद खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों को एक साथ स्टेज पर बिठाया गया तो सब लोग देखते रह गए। सबका यही कहना था कि दोनों की जोड़ी बेमिसाल है। उनके सरदार के साथ ऐसी ही लड़की होनी चाहिए। खूबसूरती में दोनों एक दूसरे के मुकाबले के थे। माशाल्लाह, मेरे दोनों बच्चे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तुम दोनों की जोड़ी बेहद हसीन लग रही है। अल्लाह तुम दोनों को इसी तरह एक साथ रखे और ढेरों खुशियां दे। खतीजा बेगम ने दोनों के सर पर हाथ रखा और ढेरों दुआएं दी थी। मरियम भी अपने भाई की शादी पर खुश थी। मेहरू से बेहद पसंद जो थी। सारी रस्में हो गई थी। मरियम मेहरू को अदनान के कमरे में छोड़कर चली गई थी। कमरे को सुर्ख रंग के फूलों से सजाया गया था। एक लम्हे के लिए तो मेहरू ये सब देखकर घबरा गई थी। थोड़ी ही देर बाद अदनान कमरे में आया और बैठकर मेहरू के करीब ही बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये सब कुछ बहुत ही नया है। ये सारा माहौल, ये शादी, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते। लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम सब कुछ समझने की कोशिश करोगी और बहुत जल्द इस माहौल की आदी भी हो जाओगी। मुझे बचपन से इस निकाह का इल्म था। मेरी जिंदगी में कभी कोई लड़की नहीं रही और ना ही मुझे कभी लड़कियों में ज्यादा दिलचस्पी रही है। हाँ, ये बात सच है कि मेरे दादा के कहने पर ये शादी की है, लेकिन मैं इसे पूरे दिल से और ईमानदारी से निभाऊंगा। और मुझे तुमसे यही यही उम्मीद है। मुझे धोखेबाज औरतें बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम मुझसे हर चीज़ की ख्वाहिश कर सकती। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करने की भी कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी मुझसे धोखा करने की कोशिश मत करना। क्योंकि मैं हर गलती माफ़ कर सकता हूँ लेकिन धोखा किसी कीमत पर भी नहीं। मेहरू ने नजरें उठाकर सामने बैठे शख्स को देखा था, जो पहले दिन की तरह आज भी बेहद खूबसूरत लग रहा था। पहली नज़र में ही उसके दिल में उतर गया था। मेहरू ने बस हाँ में सर हिलाया था। अदनान ने भी आज उसे नजर भर कर देखा था। वो लड़की वाकई में बेहद खूबसूरत थी और अब तो वो उसकी महरम भी थी। तो फिर वो क्यों उससे दूर रहता? अदनान ने उसे बाजू से पकड़कर खींच कर अपनी गोद में बिठाया था और संभलने का मौका दिए बगैर उस पर झुक गया। मेहरू ने भी कोई मजामत नहीं की थी। उसका शौहर था, हक रखता था और सबसे बढ़कर उसके दिल में बस गया था। तो फिर वो भला कैसे उसे खुद से दूर करती?
भाई, मुझे अपनी कुछ चीज़ें लेनी थी, आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे? मरियम भागती हुई अदनान के पास आई थी, जो तैयार होकर नीचे बैठा महरू का इंतजार कर रहा था। मेरी गुड़िया, आज तो मैं तुम्हारी भाभी को साथ लेकर जा रहा हूँ, एक दोस्त के घर भी जाना है। तो तुम ऐसा करो कि अहमद के साथ चली जाओ, या फिर हम कल चलेंगे। अरे, ये अहमद के साथ चली जाएगी, तुम परेशान मत हो। तुम और महरू दोनों जाओ, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारो। खदीजा बेगम ने मरियम को वहां से हटने के लिए कहा था, जो मुंह बनाकर एक तरफ बैठी थी। महरू ब्लू कलर की खूबसूरत सी फ्रॉक पहनकर नीचे आई थी, तो सब लोग उसे देखते रह गए। अदनान उस पर से नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। वो दोनों जा चुके थे। मरियम भी अपने कमरे में चली गई। मैंने कहा था ना, ये बाहर की लड़कियां बहुत तेज होती है, लेकिन तुम भी कहती थी कि वो बहुत अच्छी है, प्यारी है। देखो, इसे आए हुए अभी 2 दिन नहीं गुजरे, किस तरह से तुम्हारी जगह तुमसे छीन ली। आज तक कभी अदनान ने तुम्हें इनकार किया था? नहीं ना? लेकिन आज उस लड़की की वजह से भी तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं गया। और ममानी जान को भी देखो, बेटी को छोड़कर उस बहू की तरफदारी कर रही थी, जिसको आए हुए अभी 2 दिन हुए हैं। तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है। मरियम, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। तुम मुझे मेरी बहनों की तरह अजीज हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। मौका मिलते ही जारा ने अपना काम कर दिखाना शुरू कर दिया था। और मरियम के जरिए ही मेहरू को अदनान की जिंदगी से निकालना चाहती थी, ताकि उसका नाम भी ना आए और उसके रास्ते का कांटा भी खत्म हो जाए। इन सारी चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास सब कुछ है। मैं जानता हूँ मेरी बीवी के पास सब कुछ है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि वो मेरी पसंद के कपड़े पहने, मेरी पसंद की चीजें ले, और उसके लिए मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अदनान मेहरू को लेकर शॉपिंग मॉल में आया था, और अपनी पसंद से उसने उसके लिए ढेरों शॉपिंग की थी। और अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे। अदनान उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लिए था। तुम जानती हो मेहरू, जब मैं तुमसे मिला नहीं था ना, तो मुझे लगा था कि तुम एक बहुत ही मॉडर्न और खुद गर्ज किस्म की लड़की हो, और शायद तुम मेरे साथ रहना भी नहीं चाहोगी। लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी लड़की मैं अपनी जिंदगी में चाहता था, खूबसूरत होने के साथ साथ मासूम भी। अदनान ने मुस्कुरा कर कहा था, जबकि उसकी बात सुनकर मेहरू भी मुस्कुराने लगी। ये किसका घर है? यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम यहाँ क्यों आए हैं? एक मिनट, बताता हूँ सब कुछ, जरा आओ। अदनान उसे अपने शहर वाले अपार्टमेंट में ले आया था, और जब भी शहर किसी काम से आता था तो यही रुकता था। सोफे पर बैठते उसने मेहरू को बाजू से पकड़कर अपनी गोद में बिठा लिया था, और उसके चेहरे पर झुक गया था। कि आप क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने देख लिया तो फिर? बेफिक्र हो बीवी, यहाँ कोई नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ पर मेरे और तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं। क्या मतलब यहाँ कोई नहीं है? क्या यहाँ कोई नहीं रहता? तो फिर हम यहाँ क्यों आए हैं? आपने ही तो कहा था कि किसी दोस्त के घर जाना है। हाँ, वो मैंने मरियम के सामने ऐसा कहा था। अब मैं उसके सामने तो नहीं कह सकता था ना कि मैं उसकी भाभी के साथ अकेले में वक्त गुजारना चाहता हूँ। ये मेरा अपना फ्लैट है। मैं जब भी शहर आता हूँ तो यही अपना वक्त गुजारता हूँ। मैं चाहता था कि हम दोनों कुछ वक्त अकेले में साथ गुजारें, इसीलिए तो मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ लेकर आया। अब 2-3 दिन हम यहीं गुजारेंगे, एक दूसरे के साथ। जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मुझे लगा था कि आप बहुत शरीफ इंसान है। हाँ, तो इसमें शक में वाकई कोई एक शरीफ इंसान हूँ, उसमें कोई शक नहीं। देख रही हूँ मैं कि कितने शरीफ है आप। अदनान ने चेहरा ऊपर करके उसे देखा, जो कि उसकी गोद में बैठी मुंह बनाकर उसे देख रही थी। उसका चेहरा देखकर अदनान को हंसी आ रही थी, लेकिन वो अपनी हंसी जब्त कर गया। हाँ, तो शरीफ होने का ये मतलब थोड़ी ना होता है कि बंदा अपनी बीवी से रोमांस भी ना करे। अब इतना भी शरीफ नहीं हूं मैं। छोड़े मुझे, मुझे भूख लगी है। क्या भूख लगी है? अभी थोड़ी देर पहले तो हम खाना खा कर आए हैं, फिर से भूख लग गई। हाँ, तो भूख की मर्जी, जब उसका दिल करेगा वो लग जाएगी। इसमें मेरा क्या कसूर? मेहरू मासूमियत से जवाब देने लगी। अदनान तो उसकी बात सुनकर ही हैरान था। हाँ भाई, भूख की मर्जी है, जब उसका दिल करेगी वो लग जाएगी। वैसे तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतना खाना खा सकती हो? इतनी छोटी सी और इतनी स्मार्ट सी तो हो। मुझे तो अपने मुस्तकबिल की फिक्र होने लगी है। कैसी फिक्र? कुछ नहीं, छोड़ो। अभी अगर मैंने कुछ कह दिया तो फिर तुमने कहना है कि मैं शरीफ नहीं हूँ। अदनान ने वैसे ही उसे अपनी गोद में उठाया था, किचन की तरफ चल पड़ा था। ये क्या कर रहे हैं? नीचे तो उतारे, मैं खुद चल सकती हूँ। जानता हूँ भी, अब खुद चल सकती हो, लेकिन ये जो 2 दिन
मैं आपका एक-एक लम्हा, एक-एक सेकंड तुम्हारे साथ गुज़ारना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि एक सेकंड के लिए भी तुम मुझसे दूर रहो। समझ आ गई मेरी बात? और अब मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। अब बताओ मुझे तुम क्या खाओगी? मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाऊँगा। क्या आप बनाएँगे? आपको खाना बनाना आता है? अदनान की बात सुनकर महरू का हैरत से बुरा हाल था। वो तो मुँह खोले से देख रही थी। वो समझ रही थी कि इस शख्स को गुस्सा करने के अलावा कुछ आता ही नहीं होगा। लेकिन वो खाना बनाना भी जानता था। जी बिल्कुल, ना सिर्फ मुझे खाना बनाना आता है, बल्कि मैं बहुत अच्छा खाना बनाता। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या खाना है? मुझे तो बिरयानी खानी है। ठीक है मेरी जान, बस तुम यहाँ बैठकर मुझे देखती रहो। अदनान ने उसे अपने पास ही काउंटर पर बिठा लिया था और जल्दी-जल्दी हाथ चलाने लगा। महरू तो उसे देखकर हैरान थी। वो कोई माहिर शेफ लग रहा था। ये शख्स वाकई में हर लिहाज से, हर चीज में बेहतरीन था। और आज ये बात महरू दिल से मान चुकी थी। नरगिस आंटी बिल्कुल ठीक कहती थी। ये बात उसने बस दिल में सोची थी, क्योंकि वो यहाँ पर खुश थी। अदनान दुरानी जैसा शौहर जो उसे मिला था, लाखों में मोहब्बत करने वाला, और ऐसा शख्स जिसकी कोई भी लड़की ख्वाहिश कर सकती है, उससे मिला था तो वो क्यों ना खुद को खुश नसीब समझती। आपको पता है, मम्मा के जाने के बाद मुझे लगा था कि मैं इस दुनिया में अकेली रह गई। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? मैं हमेशा तुम्हारे साथ था और तुम हमेशा से मेरी थी। बचपन से तुम्हें मेरा बना दिया गया था। तो फिर आप इतना टाइम कहाँ थे? आप मुझसे दूर क्यों रहे? आपने एक बार भी पलटकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं किस हाल में हूँ। महरू उसके सीने पर सर रख के आज उससे अपने दिल की हर बात कह रही थी, और वो भी खामोशी से लेटकर उसकी हर बात सुन रहा था। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे गाफिल था? हाँ, मैं तुमसे मिलता नहीं था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ मालूम होता था और मैं पूरी खबर रखता था। तुमसे मिलता इसलिए नहीं था क्योंकि मुझे डर लगता था कि कहीं मैं अपने दिल के हाथों मजबूर होकर अपने दिल पर से इख्तियार न खो दूं। तुम जानती हो, तुम मेरी बचपन की मोहब्बत हो। जब पहली मर्तबा मैंने तुम्हें देखा था, उसी वक्त मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मोहब्बत का ये जुनूनी अंदाज तुम देखो। बस इसीलिए तुमसे दूर था और सही वक्त का इंतजार कर रहा था। आप मम्मा की तरह मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे ना? कभी नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ? जिस लड़की से मैंने इतने साल मोहब्बत की, बचपन से मैंने तुम्हारा इंतजार किया, और अब जब तुम मुझे मिल गई हो, तो मैं भला तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? इन सारी फजूल की बातों को अपने जहन से निकाल दो। भूल जाओ सब कुछ। मैं हूं ना तुम्हारे पास। मैं अपनी जान को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अदनान ने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू किया था। थोड़ी ही देर बाद वो इसी तरह उसके सीने पर सर रख के गहरी नींद सो रही थी। अदनान ने भी एक नज़र खूबसूरत सी उस परी पैकर को देखा था। खुद भी वो आंखें बंद करके लेट गया, और अपने बचपन की मोहब्बत के मिल जाने पर वो जितना भी शुक्र अदा करता कम था। आज तक उसने कभी किसी पर ये बात जाहिर नहीं होने दी थी कि उसे महरू से मोहब्बत है। यहाँ तक कि खुद को भी उस एहसास से आज तक उसने दूर रखा था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे मेरे बच्चे, माशाल्लाह दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। मेरी दुआ है इसी तरह एक साथ रहो। अदनान और महरू अभी घर पहुंचे ही थे जब मुस्कुराते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़े वो हवेली में दाखिल हुए, जहां दादाजी और खतीजा बेगम उन्हें देखकर दिल ही दिल में दुआएं देने लगी थी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो उन्हें देखकर अंदर से जल रहे थे। जी दादाजी, मुझे बस ऑफिस का कोई काम था, इसलिए 2 दिन लग गए। अरे मेरे शेर, कोई बात नहीं। तुम एक हफ्ता भी वहां रुक जाते तो कोई परेशानी की बात नहीं थी। महरू बेटा, मेरे पास आओ। महरू खामोशी से उनके पास जाकर बैठ गई थी। कैसी है मेरी बेटी? ठीक तो है ना? उस नालायक ने ठीक से तुम्हारा ख्याल तो रखा था ना? तुम्हें तंग तो नहीं किया? नहीं दादाजी, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। चलो अच्छी बात है। सफर से आए हो, थक गए होगे, जाकर अपने कमरे में आराम करो। शाम को खाने पर मिलते हैं। जी दादाजी। वो दोनों उठकर अपने कमरे में चले गए थे। ज़ारा ने उन्हें वहां तक जाते देखा था। उसकी आंखों में जिस कदर नफरत थी, उसका बस नहीं चलता था कि वो महरू की जान ले लेती। मरियम, ये देखो, तुम्हारे लिए मैंने अपनी पसंद से लिया है, और ये तुम्हारे भाई की पसंद का। महरू उसको चीजें दिखा रही थी कि वो शहर से इसके लिए लेकर आई थी। मुझे इनकी जरूरत नहीं है भाभी, आप अपने पास रखे। मैं खुद सुबह जाकर अपनी सारी चीजें ले लूंगी। गिफ्ट्स किसी की जरूरत के तहत तो नहीं दिए जाते ना। ये मैंने अपनी खुशी से तुम्हारे लिए लिया है।
एक मर्तबा देखो तो सही, तुम्हें अच्छा लगेगा। जब मैंने कहा कि मुझे किसी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो फिर क्यों खामखा आप मेरे सर पर सवार होकर अपना और मेरा वक़्त ज़ाया कर रही है? जाएँ अपने कमरे में। मरियम का रवैया देखकर महरू को हैरत हुई थी, लेकिन वो खामोशी से अपने कमरे में वापस आ गई। दिन ब दिन मरियम का रवैया महरू के साथ खराब हो रहा था, और वजह सिर्फ और सिर्फ ज़ारा थी, जो हमेशा उसके खिलाफ करती थी उसे। मरियम के ऐसे रवैये पर खतीजा बेगम ने भी एक मर्तबा तो उसे डांट दिया था, जिसकी वजह से वो महरू के और भी खिलाफ हो गई थी। रात के उस वक्त ये तुम किससे बात कर रही हो? अदनान अभी तक घर नहीं आया था। महरू इसका इंतजार कर रही थी। कमरे में बैठ बैठ कर वो बोर हो रही थी, इसलिए कमरे से बाहर निकलकर छत पर चली गई। जब उसे वहां किसी के बोलने की आवाज आई, उसने देखा तो सामने ही मरियम किसी से बात कर रही थी। महरू को देखते वो लड़का छुप गया था। कुछ भी नहीं भाभी, मैं तो यहाँ पर बस ताज़ा हवा लेने के लिए आई थी। यहाँ तो कोई नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो मरियम, मैंने अभी तुम्हें यहाँ किसी के साथ देखा है। बताओ मुझे कौन है वो लड़का? निकालो इसे बाहर। भाभी, मैं कह रही हूँ ना कोई लड़का नहीं है। आप जाए यहाँ से। ऐसे कैसे चली जाओ? रात के इस वक्त तुमने किसी लड़के को घर बुलाया हुआ है। तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? तुम्हारे भाई को पता चला तो क्या होगा? मैंने आपसे कहा ना, मेरे मामलात से दूर रहे। जाए यहाँ से। इस तरह तो मैं उसे नहीं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मेहरू ने आगे बढ़कर उस लड़के को गिरबान से खींचकर बाहर निकाला, जो दीवार के पीछे छुपा हुआ था। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। इससे पहले मेहरू कुछ कहती, छत पर ज़ारा, आफरीन और घर के सभी लोग पहुंच गए। ना सिर्फ ये सब बल्कि अदनान भी उनके साथ था। हमारी बातों तो पर तो तुम्हें यकीन नहीं था, अब अपनी आंखों से देख लो तो शायद तुम्हें यकीन आ जाए। मैंने पहले ही दिन कहा था कि ये लड़की कभी यहाँ नहीं रहेगी। अपनी मासूमियत से सबको बेवकूफ़ बना रही थी। मेहरू ने जल्दी से उस लड़के का गिरबान छोड़ा था। अदनान के पास आई। नहीं अदनान, ये सब कुछ झूठ है। मैं इस लड़की को नहीं जानती। मैं तो आपका इंतजार करते करते यहाँ पर आ गई थी। हाँ तो अगर तुमने नहीं बुलाया इसको, तो ये लड़का क्या खुद यहाँ पर आ गया? बस बीबी, हमें और बेवकूफ़ मत बनाओ। हमें तो पहले दिन ही तुम्हारे करतूत पता चल गए थे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मेहरू, मुझे सच सच बताओ ये लड़का कौन है और यहाँ कैसे आया? अदनान ने सारी बातों को नज़रअंदाज करके मेहरू से पूछा था। अदनान, मेरी बात का यकीन करें, मैंने इसे नहीं बुलाया। मैं तो वैसे ही छत पर आई थी, जब मैंने देखा कि ये मरियम से बात कर रही थी इससे। क्या क्या कहा भाभी? आपने खुद को बचाने के लिए आप मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं? मैं तो यहाँ पर वैसे ही आई थी। जब मैंने आपको इस लड़के के साथ देखा, तो मुझ पर आप इल्ज़ाम लगाने लगी। भाई, ये झूठ बोल रही है। अदनान ने सबकी बातों को नज़रअंदाज किया और उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। सच सच बता, तुम किसके बुलाने पर यहाँ आए हो? अगर तुमने झूठ बोला तो यही तुम्हारी कब्र बना दूंगा। मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे जाने दे। मुझे तो मेहरू ने यहाँ बुलाया था, इसलिए कहा था कि इसका शौहर घर नहीं है तो मैं आ जाऊँ। हम लोग काफ़ी अरसे से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लंदन में भी हम दोनों साथ थे। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन फिर इसने तुमसे शादी कर ली। उस लड़के ने भी वही सब कहा जो ज़ारा ने उसे कहने के लिए कहा था। अदनान ने हैरत से मेहरू को देखा, इसे उधर से छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही वो वहां से भाग गया। सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ। 1 मिनट, मैं यहाँ कोई भी नजर ना आए मुझे। अदनान ने इतने गुस्से में कहा कि सब लोग वहां से नीचे जा चुके थे। अब वहां पर मेहरू और उसके अलावा कोई नहीं था। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे धोखा मत देना, मुझे बेवफाई मुझसे बेवफाई मत करना। अगर तुम किसी और को पसंद करती थी, तो क्यों तुमने मुझसे शादी की? क्यों मुझे बेवकूफ़ बनाया? मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया? बोलो, जवाब दो मेरी बात का। अदनान ने उसे कंधों से पकड़कर गुस्से से चीखते हुए पूछा। उसका गुस्सा देखकर मेहरू रोने लगी थी। आपकी कसम, मैं इस लड़के को नहीं जानती। वो झूठ बोल कर गया है। तुम अभी भी यही कह रही हो? वो तुम्हारा नाम जानता था, ये जानता था कि तुम लंदन से आई हो। उसे सब कुछ तुम्हारे बारे में मालूम था, और तुम अभी भी इस बात से इनकार कर रही हो? अदनान, मैं नहीं जानती वो मेरे बारे में कैसे जानता है, लेकिन ये सब कुछ झूठ है। तुमने अच्छा नहीं किया मेहरू। अदनान दुरानी, मेरी मोहब्बत का मजाक बनाया तुमने। तुमने इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। अदनान ने उसे धक्का दिया और वहीं उसे रोता हुआ छोड़कर नीचे चला गया। अगर वो मजीद कुछ देर यहाँ रुकता तो शायद कुछ कर देता,
नीचे कमरे में आकर उसने कमरे की सारी चीजें तोड़ दी थी। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसे? बचपन से मैं तुमसे मोहब्बत कर रहा हूँ, कभी मैंने तुम्हारी जगह किसी को नहीं दी, तो तुम कैसे इतनी आसानी से मेरी जगह किसी को दे सकती हो? कैसे कर सकती हो मेरे साथ? ये सब ठीक है, अगर तुम मेरी जगह किसी और को दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारी जगह किसी और को दे सकता हूँ। यही तुम्हारी सजा है। कि तुम क्या कर रहे हो अदनान? ऐसा नहीं हो सकता। दादी, मैं सच कह रहा हूँ, आपकी नवासी ने मुझे धोखा दिया है और मेरे पास उस बात का सबूत है। सिर्फ आपकी वजह से आपका एहतराम करते मैं चुप हूँ और मैंने उसे अभी तक छोड़ा नहीं, वरना आप जानते हैं कि अपने साथ में धोखा करने वालों को जिंदा नहीं छोड़ता। उसकी यही सजा है कि उस सारी जिंदगी इस हवेली में मेरे नाम पर बैठी रहे, लेकिन मेरी मोहब्बत उसे नसीब नहीं हुई। उसने मेरी जगह किसी और को दी है, इसलिए मैं भी उसकी जगह किसी और को देने जा रहा हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ, और वो भी ज़ारा से। अदनान, क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? जी दादी, ये मेरा आखिरी फैसला है। बहुत साल पहले मैंने आपकी बात मान ली थी, लेकिन आज आपको मेरी बात माननी होगी। ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मुझे इस बात पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन तुम मेहरू को तलाक नहीं दोगे। मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अब उस लड़की को अपनी बीवी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। अदनान कहकर वहां से जा चुका था। पीछे दादी सर झुकाकर बैठ गए थे, जैसे आज उस सब कुछ हार गए हो। कितने खुश थे वो, मेहरू और अदनान को एक साथ खुश देखकर कि किसकी नजर लग गई उन्हें। अपनी नवासी पर उन्हें पूरा भरोसा था, लेकिन फिलहाल उनके पास इसकी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत नहीं था। वाह अम्मा, आपने तो वो कर दिखाया जो मैं इतने सालों में ना कर पाई। आपने 2 महीने में कर दिखाया। कैसे उस मेहरू का पत्ता साफ किया? मैंने कहा था ना, बस कुछ दिन सब्र कर लो। बस अब मरियम को आप समझा दे कि गलती से वो अपना मुंह ही ना खोल दे, और ना बना बनाया खीर बिगड़ जाएगा। वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेगी। उसे मैंने यही लालच दिया था कि जिस लड़के को वो पसंद करती है उससे उसकी शादी करवा दूंगी, और बेचारी इस बात को सच मानकर मेरी हर बात चुपचाप मान रही है। वैसे काफी अच्छा बेवकूफ बनाया आपने उसे भी। हाँ, बस एक मर्तबा तुम्हारी अदनान से शादी हो जाए, उसके बाद उस मरियम का भी पत्ता साफ करूंगी। सबके सामने उसकी मोहब्बत की कहानी खोल के रख दूंगी, और फिर अदनान खुद ही कोई लड़का देकर उसे भी चलता करेगा। फिर मेरी बेटी सुकून से इस घर में राज करेगी। अम्मा, मेरी प्यारी सी अम्मा, अब तो वाकई मास्टरमाइंड है। आई लव यू। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम इसी तरह खुश रहोगी मेरी जान। तुम देखना। अदनान कमरे में अपनी कोई फाइल लेने आया था, जब मैं रू से देखकर भाग कर उसके करीब गई। अदनान, आप आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। आप मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल वैसे ही मेरी जान, जिस तरह तुमने मेरे होते हुए मेरी जगह किसी और को दी, मेरी गैर मौजूदगी में किसी और को। ये सब झूठ है, इल्जाम है ये सब। ऐसा कुछ नहीं है। आपके अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं है। मैं भी अब तक यही समझता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया है, डबल क्रॉस किया है मुझे। अब मैं ये शादी सिर्फ एक बिजनेस डील रह गई है हमारी, जो मेरी दादा जान के साथ है। तुम इस घर में मेरे नाम पर बैठी रहोगी, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे साथ धोखा करोगी और अदनान दुरानी तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर देगा? ना बीजान, ऐसा नहीं होगा। कल ही जारा से मैं निकाह करूंगा, और कल वो मेरी दुल्हन बनकर इस कमरे में आ जाएगी, तुम्हारी आंखों के सामने। मैं इसे यहाँ लेकर आऊंगा, तुम्हारी जगह उसे दूंगा, और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अदनान ने उसे खुद से दूर किया और अपनी फाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया। पीछे मेहरू रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। जारा स्टेज पर दुल्हन बनी अदनान का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में वो भी वहां मौजूद था। मेहरू जो ये सब समझ रही थी कि सब कुछ सिर्फ उसे सजा देने के लिए कह रहा है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो सच में उससे निकाह करने जा रहा था। उस स्टेज के सामने खड़ी बेबसी से ये सब कुछ देख रही थी। निकाह शुरू करें मौलवी साहब। अदनान ने जारा के साथ बैठते ही एक नजर मेहरू को देखते मौलवी साहब को कहा। मौलवी साहब ने पहले अदनान से पूछा, लेकिन उस लेकिन उससे पहले वो जारा को अपने निकाह में कबूल करता। अचानक से किसी के घिरने की आवाज आई। जब उसने देखा तो मेहरू स्टेज के करीब ही नीचे गिर चुकी थी। मेहरू, मेरी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? खदीजा बेगम भाग कर उसके पास आई थी। अदनान अपनी जगह से उठने लगा जब जारा ने उसका हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की।
उसने ज़ारा का हाथ दूर झटका था और भागता हुआ मेहरू के पास आया। उसका सर अपनी गोद में रखकर उसे उठाने लगा। मेहरू, मेरी जान, आंखें खोलो। यार ऐसे तो मत करो मेरे साथ। अदनान, उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। खदीजा बेगम की आवाज़ सुनकर उसने फौरन से मेहरू को अपने बाजू में उठाया था और बाहर की तरफ भागा। डॉक्टर, कैसी है मेरी बीवी? वो ठीक तो है ना? देखें, हम अभी कुछ कह नहीं सकते। उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। एक तो वो पहले से ही बहुत वीक है, ऊपर से ऐसी कंडीशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया है। किस चीज़ का? जिसकी वजह से उनकी हालत हो गई। आप लोग बस दुआ करें कि माँ और बच्चे को कुछ ना हो। डॉक्टर की बात सुनकर अदनान को हैरत का झटका लगा था। क्या मतलब है आपकी बात का? क्या कहा आपने अभी? जी, मैंने यही कहा कि आप लोग बस दुआ करें कि माँ और बच्चे को कुछ ना हो। डॉक्टर, क्या मेरी बीवी प्रेग्नेंट है? क्या मतलब है? आपको ये बात नहीं पता? आपकी बीवी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में कैसी किसी किस्म की टेंशन भी उनकी जान ले सकती है। डॉक्टर के वहां से जाते ही अदनान अपना सर हाथों में गिराकर बैठ गया था और उसने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा कुछ हो सकता है। बना बनाया खेल बिगड़ गया उस मनहूस की वजह से। जी तो चाह रहा है वहां अस्पताल में जाकर गला दबा दूं उसका, ताकि हमेशा के लिए मर जाए और मेरी जान छूट जाए। होश से काम लो ज़ारा, ऐसा कुछ भी काम मत करना जिसकी वजह से बना बनाया खेल बिगड़ जाए। अभी भी कुछ नहीं दिख रहा। अदनान को वापस आने दो, ये निकाह तो आज ही होगा। अगर उसने इतनी बड़ी खबर सुनकर निकाह करने से इनकार कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप? वो इनकार नहीं करेगा। अब क्या फैसला है तुम्हारा? आगे क्या करना है? दादी, मैं अभी कोई फैसला करने की हालत में नहीं हूँ। कुछ वक्त मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। और कितना वक्त दोगे? वापस कब आओगे? मालूम नहीं, जब आऊँगा आपको बता दूंगा। उसी दिन अदनान हॉस्पिटल से सीधा सब कुछ छोड़ छाड़ कर शहर छोड़कर चला गया था। उसे वहां गए हुए 1 हफ्ता हो गया था और उसके बाद वो वापस नहीं आया था। मेहरू घर वापस आ गई थी। खतीजा बेगम उसका हद से ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन फिर भी वो गुमसुम रहती थी। ना किसी से बात करती, ना हंसती थी। मरियम को अंदर ही अंदर अपनी गलती का एहसास था, लेकिन वो चाहकर भी सच नहीं बता सकती थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ बैठकर रो क्यों रही हो? मरियम, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हुआ है, बताओ मुझे। मेहरू किचन में पानी लेने आई थी जब उसने देखा कि मरियम किचन में बैठकर फूट फूट कर रो रही है। भाभी, प्लीज मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ गलत किया, आप पर इल्जाम लगाया, और देखे मुझे इसकी किस किस तरह की सजा मिली है। जिस इंसान से मैंने मोहब्बत की, जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने मुझे धोखा दिया। ये देखे, ये क्या है? मेहरू ने उसके हाथ में लफाफा देखकर जब उसे खोल कर देखा तो उसके पैरों के नीचे से ये सब नींद निकल गई थी। उसमें मरियम की ऐसी तस्वीर थी जो इंतहाई घटिया थी। ये सब क्या है मरियम? ये किसने किया है? भाभी, उसी लड़के ने जिससे मैं मोहब्बत करती थी। उस रात जिसे मैंने मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने खुद बचने के लिए आप पर इल्जाम लगा दिया, और ऐसा मैंने जानबूझकर नहीं किया था। ज़ारा आपी ने और आफरीन फूफो के कहने पर ऐसा किया था। ज़ारा आपी ने उस लड़के को समझा दिया था कि आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हीं के कहने पर उसने आप पर इल्जाम लगाया था ताकि हम दोनों बच सके। प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे लगता है मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। उसने धोखे से मुझे मिलने के लिए बुलाया था और वहां पर मेरी तस्वीर बना ली और उन्हें इस तरह बनाया। अब मुझे मिलने को मजबूर करता है। भाभी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती। भाई को पता चला तो वो मुझे जान से मार देंगे। अब प्लीज मुझे बचा ले। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो आओ तुम मेरे साथ, मेरे कमरे में। मेहरू उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आई थी। कमरे में आते ही उसने फराज को फोन किया। फराज लंदन में उसका एक अच्छा दोस्त था और फिर वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। यहाँ पर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर दी थी। मेहरू ने सारी बात उसे समझा दी थी। उसने पूरा यकीन दिलाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मरियम, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें आज उससे मिलने के लिए जाना है। तुम सब कुछ उसे सच सच बता देना, आगे वो सब संभाल लेगा। जी भाभी। मरियम मेहरू के साथ फराज से मिलने के लिए गई थी। उसे सारा कुछ सच बता दिया था। बस अब तुम फिक्र मत करो, फराज सब संभाल लेगा। तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। भाभी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपके साथ कितना गलत किया, लेकिन आपने फिर भी मुझे बचाया। आप चाहती तो आप मेरा साथ ना देकर इससे बदला ले सकती थी। नहीं मेरी जान, मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी बहन कहा नहीं, बल्कि माना भी है।
और भला एक बहन मुसीबत में हो तो दूसरी उसे कैसे छोड़ सकती है? आपको पता है भाभी, ज़ारा अपनी आप ही के कहने पर मैंने ये सब किया। लेकिन जब मैंने उन्हें ये सब बात बताई, तो उन्होंने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। अच्छा तुम छोड़ो इन सब बातों को, चलो आओ मेरे साथ, कमरे में बैठकर बातें करते हैं। 2 दिन मज़ीद गुज़र गए थे। फराज ने हमाद को पकड़ लिया था। मरियम की सारी तस्वीर भी डिलीट करवा दी थी। मरियम अब मुतमईन थी, अब वो ज़ारा और आफरीन बेगम की बातों में नहीं आते थे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरी गुड़िया, कैसी है? बड़े दिनों बाद भाई की याद आई। भाई मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ मेरी गुड़िया, सब ठीक है ना? भाई मुझे आपको कुछ बताना है। और फिर मरियम ने सारी कहानी अदनान को बता दी थी कि किस तरह ज़ारा और आफरीन ने उसका इस्तेमाल किया और ये सब उसे करने के लिए कहा। हमाद को उसने बुलाया था और इसमें मेहरू का कोई कसूर नहीं था, बल्कि मेहरू ने उसकी मदद की और इस घटिया इंसान से उसकी जान छुड़ाई थी। दूसरी तरफ अदनान दुरानी ये सब कुछ सुनकर जैसे पत्थर का हो गया था। उसने फ़ोन काट दिया। या खुदा, ये मुझसे क्या हो गया? मैं कैसे अपनी बीवी के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी कर सकता? मैंने सोच भी कैसे लिया कि वो मेरे साथ बेवफ़ाई कर सकती है? कैसा शौहर मैं कि मैंने अपनी बीवी पर एतबार नहीं किया। वो मुझे सबके लिए माफ़ कर दे बस। पूरी रात वो सो नहीं पाया था, यही सोचते गुजर गई। अगले दिन वो हवेली वापस आ गया। सारा राज खुलकर सामने आ गया था। ज़ारा को और आफरीन बेगम को ताजी ने छोटी हवेली बेच दिया था, ये कहकर कि वो दोनों अब इस घर में नहीं रह सकती। और दान से भी यही कहा था कि अगर मेहरू उसे माफ़ कर देगी तो वो भी उसे माफ़ कर देंगे। उसने कमरे में कदम रखा तो वो सामने ही सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। अदनान भी उसके साथ आकर बैठ गया। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? आपको लगता है कि जो कुछ आपने किया उसके बाद मैं आपको माफ़ कर दूंगी? हाँ, मुझे यकीन है तुम मुझे माफ़ कर दोगी, क्योंकि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो मेहरू। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ मुझसे ये गलती हुई है। तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन खुदा के लिए मुझे खुद से दूर मत करो। मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर मुझे माफ़ कर दो। और कुछ ना सही, हमारे बच्चे के लिए एक मौका दे दो। एक बार माफ़ कर दो। आप जानते हैं औरत के पास सबसे कीमती चीज़ क्या होती है? उसके शौहर का एतबार होता है, और आपने मेरा एतबार नहीं किया। मेहरू ने रोते हुए चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। हाँ मैं जानता हूँ, और इसके लिए तुम जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम कहो तो मैं तुम्हारे पाँव पकड़ने के लिए तैयार। अदनान ने उसके पैरों को हाथ लगाया था। मेहरू ने फौरन से उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। कभी भी नहीं। आपको लगता है मैं आपको झुकने दूंगी? मैंने आपसे मोहब्बत की है, और मोहब्बत में कभी भी महबूब को झुकाया नहीं जाता। मैंने आपको माफ़ किया। मेहरू, तुम सच कह रही हो? तुमने वाकई दिल से मुझे माफ़ कर दिया? हाँ, मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन आप वादा करें दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ, अब तो कोई भी आकर मेरी मेहरू के खिलाफ कुछ भी कहे, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा और कभी यकीन नहीं करूंगा। अदनान ने उसे अपने हिसार में ले लिया था। इतने दिनों की दूरी थी जो दोनों ने एक दूसरे के बगैर काटे थे। आज वो दोबारा से एक हो गए थे। इतने दिनों की दूरी को उन्होंने फिर से मिटा दिया था और फिर से एक दूसरे में खो गए थे।